हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मोड। मोड को कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दूं कि मैं मोड की इस वीडियो के अंदर मोड का मीनिंग डिस्कस करूंगा, मोड की कैलकुलेशन इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज में कैसे होती है और ग्राफिक मेथड में कैसे होती है, ये सब डिस्कस करूंगा और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी डिस्कस करूंगा। तो कंप्लीट टॉपिक होने वाला है मोड का। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। Mode of a set of observation is that value which occurs the greatest number of times, that is with the greatest frequency in the series. सिंपल वर्ड्स में मोड सीरीज की ऐसी वैल्यू है जो सीरीज में सबसे ज्यादा बार आती है, सबसे ज्यादा टाइम अकर करती है, सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। समझ गए बात। अब अगर आपको मोड का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है तो आपको डेफिनेशन लिखनी जरूरी है। डेफिनेशन लिखने से टीचर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। According to Croxton and Cordon, mode of a distribution is the value around which the item tends to be most heavily concentrated. तो उनका भी यही मानना है कि वो वैल्यू जो heavily concentrated मतलब ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स अकर करे, इट मे बी रिगार्डेड एज द मोस्ट टिपिकल ऑफ द सीरीज ऑफ वैल्यू। तो वो जो नंबर है वो मोस्ट टिपिकल नंबर माना जाता है पूरी की पूरी सीरीज में, जो वो वैल्यू मोस्ट टिपिकल मानी जाती है पूरी की पूरी सीरीज में। और सिंपल वर्ड्स में अगर किसी को समझाना है तो ये एक ऐसी वैल्यू है जो सीरीज में सबसे ज्यादा बार अकर करती है। इन स्टैटिस्टिक्स द मोड is generally represented by letter Z, capital Z। समझ की बात। तो मोड को कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। A distribution of data having only one mode is called यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर पूरी की पूरी सीरीज में एक ही मोड निकल रहा है तो उसे यूनिमॉडल सीरीज या यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। समटाइम्स a given series of data may have two modes and such distribution is called bimodal distribution। कभी कभी ऐसी सीरीज आ जाती है क्वेश्चन में जिसमें दो मोड्स निकल रहे होते हैं, उन टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन या सीरीज को बायमॉडल सीरीज या बायमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। समझिए बात। अब आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ मोड। मोड की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है वो बताऊंगा। हम इसमें डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज एंड ग्राफिकल मेथड। तो सारे मेथड डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम मोड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग बनाऊंगा इंडिविजुअल सीरीज की। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है, फाइंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, और डाटा दिया हुआ है। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो मोड कौन सा है? मोड वो मतलब सीरीज का वो नंबर होता है जो सबसे ज्यादा बार अकर करता है। तो चलिए चेक करते हैं। 2 कितनी बार अकर कर रहा है? 1, सिर्फ 1 टाइम। तो 2 तो नहीं हो सकता। 6 कितनी बार है? 2, 3, 4, 5। तो 6 तो सबसे ज्यादा टाइम अकर कर रहा है। ठीक है। तो उससे ज्यादा टाइम कोई देखने से लग नहीं रहा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि मोड इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि 6 सबसे ज्यादा टाइम अकर कर रहा है। 6 एक ऐसी वैल्यू है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर कर रही है सीरीज में, इसलिए मोड क्या है? 6। ठीक है। क्योंकि 6 5 टाइम्स है, और कोई नंबर आपको देखने से लग रहा है 5 टाइम्स है? नहीं ना। तो चलिए शुरू करते हैं अब हमारा डिस्क्रीट सीरीज। तो ये तो बहुत आसान है, तो ये तो मुझे लगता है एक नंबर में ही आ पाएगा। नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर एक तो आता है इंस्पेक्शन मेथड, एक आ जाता है ग्रुपिंग मेथड। ठीक है। दोनों मेथड्स आ जाते हैं और दोनों मेथड से किस तरीके से मोड निकलता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आ जाता है इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड का मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको एक्स दिए हुए हैं, एक्स में मार्क्स, हाइट, वेट कुछ भी हो सकता है। 35, 36, 37 ये सारे मैं बोल रहा हूँ। 37, 39, 40, 41, 43। और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10, 20, 30, 50, 20, 12, 10। इंस्पेक्शन मेथड कहता है कि जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही मोड है। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ मोड कितना हुआ? सॉल्यूशन मोड इज 39, बिकॉज 39 जो है वो 50 टाइम्स आता है सीरीज में। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स आइटम अकर्स। तो जो जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही सीरीज में सबसे ज्यादा बार आएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से मोड 39 है, क्योंकि मोड जो 39 वैल्यू है वो 50 टाइम अकर करती है, जो कि सबसे ज्यादा है। अब जो सेकंड टाइप का जो इसमें आ जाता है क्वेश्चन, वो आ जाता है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड वेरी इंपॉर्टेंट, और ग्रुपिंग मेथड आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता ही आता है, और आपने लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ही करना है इसको। फाइंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको मार्क्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। जो आपको मार्क्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिए हुए हैं, और फ्रीक्वेंसी मैं ये रीड आउट कर रहा हूँ कि 4 7 8 12 16
14, 9, 7, 17, 5, 3, 2 दिया हुआ है। अब मैंने इनको हॉरिजॉन्टली के बजाय मैंने इनको वर्टिकली लिख लिया है। x लिख लिया है 1 से लेकर 12 तक, और जो फ्रीक्वेंसी थी वो भी ऐसे ही हूबहू लिख ली है। अब मैंने फ्रीक्वेंसी का जो कॉलन है उसको 1 दे दिया है फर्स्ट कॉलन, और ऐसे मुझे 6 कॉलम्स बनाने हैं। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे सेकंड कॉलन में 2-2 के पेयर बनाने हैं। जैसे फर्स्ट टू, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, ये फर्स्ट टू का पेयर बनाओ और ऐड करो। जब भी आप फर्स्ट टू का पेयर बना के ऐड करोगे तो ये कितना नंबर आएगा? जब भी आप फर्स्ट टू का पेयर बनाओगे और ऐड करोगे, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 4 + 7 दैट विल बी इक्वल टू 11। समझ गए बात? अब आपने फर्स्ट टू का पेयर तो ले लिया, इसका पेयर तो ले लिया, अब नेक्स्ट टू कौन से बचे? ये बचे ना। तो आपने क्या करना है, 8 प्लस, मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 + 12, और इसका मैं पेयर बना के लिख देता हूँ 20। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, नेक्स्ट टू के पेयर बनाते रहने हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टू कौन से हैं? ये वाले, ठीक है ना? तो मैं इनका पेयर बना लेता हूँ 16 + 14, इनका पेयर बनाया तो आ गया 30। नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम देखें तो 9 + 7 दैट विल बी इक्वल टू 9 + 7, ये कितना आ गया? 16। ठीक है, ये पेयर बन गया। नेक्स्ट जो बना वो बना 17 + 17 + 5, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 17 + 5 दैट विल बी इक्वल टू 22। ठीक है, नेक्स्ट पेयर किसका बना? 3 and 2 का। तो 3 and 2 का पेयर बना लेता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 5। तो यहाँ बन गया आपका 5 का पेयर। तो कहने की बात ये है कि ये सारे के सारे आपने ऐसे पेयर बना के टोटल करके सामने लिख लेने हैं। ठीक है, तो ये एक पेयर बन गया। ये पेयर बनने के बाद आपने क्या करना है, आपने थर्ड कॉलम की तरफ शिफ्ट हो जाना है। अब थर्ड कॉलम में क्या करेंगे हम, पहली आइटम को हम छोड़ देंगे और अगले दो जो हैं वो ऐड करेंगे। फर्स्ट आइटम को हमने छोड़ दिया, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू ऐसे ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो फर्स्ट आइटम मतलब 4 को तो हमने छोड़ दिया। अब नेक्स्ट टू कौन से? 7 and 8। तो मैं क्या करूंगा, 7 + 8, ये कितना हो गया? ये हो गया 15। ठीक है, अब नेक्स्ट टू को ऐड करूंगा, वो ये वाले हो गए। ठीक है, तो ये वाले नंबर को अगर हम ऐड करते हैं 12 + 16, ये कितना हो गया? 28। समझ गई बात? अब हम नेक्स्ट टू को ऐड करते हैं, ये वाले। अगर आप साथ साथ मार्क नहीं करेंगे तो 90% चांस है कि बच्चे गलती कर दें। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ गया 23। अब नेक्स्ट टू को ऐड करते हैं, क्योंकि 9 तक तो हमने किया हुआ है। तो नेक्स्ट टू आ गया 7 + 17 दैट विल बी इक्वल टू 24। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ऐड करते हैं ये आ जाता है 5 + 3 दैट विल बी इक्वल टू 8। और नेक्स्ट टू तो बचते नहीं है, क्योंकि ये तो एक ही नंबर रह गया ना, तो हम इसको छोड़ देंगे। तो इसको टेबल को हम ग्रुपिंग टेबल कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लगातार ग्रुप्स बना रहे हैं। नेक्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, 3-3 के पेयर बनाएंगे, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब पहले 3 अगले 3 अगले 3। तो यहाँ पे पहले 3 कौन से दिख रहे हैं? यहाँ दिख रहे हैं 4 + 7 + 8। अब इन तीनों नंबरों को ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 19। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट 3, मतलब 8 तक तो मैंने कर लिए थे, नेक्स्ट 3 ऐड करूंगा। नेक्स्ट 3 क्या है? 12 + 16 + 14, इन तीनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 42। तो अब मैं नेक्स्ट 3 करूंगा, क्योंकि 14 तक तो मैंने किए हुए हैं। नेक्स्ट 3 ये वाले हो गए। ठीक है, तो ये हो गया 9 + 7 + 17, इनका ग्रुप बनाया, तो इनके ग्रुप का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 33। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 ऐड करूंगा, ये वाले 3 तो हो गए। तो नेक्स्ट 3 कौन से? 5 + 3 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 10। तो मैंने इस कॉलम के भी ग्रुप्स बना लिए। नेक्स्ट कॉलम में क्या आएगा, अब ये नंबरिंग आपने याद रखनी है। अगर ये नंबरिंग याद नहीं रखी तो फिर समझो कि सब गलत हो गया। फर्स्ट छोड़ के नेक्स्ट 3, मतलब फर्स्ट आइटम को लीव कर देना है और नेक्स्ट 3 ऐड हो जाएंगे। तो फर्स्ट मतलब 4 को लीव कर रहा हूं मैं, और नेक्स्ट 3 कौन से हैं? ये वाले। तो ये वाले नंबर मैं लिख रहा हूं सामने ही, 7 + 8 + 12। तो अब मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो ये आ जाता है 27। तो अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे नेक्स्ट 3 चाहिए, तो नेक्स्ट 3 तो यही वाले बने। तो नेक्स्ट 3 क्या हुए, मैं इनके सामने ही लिख रहा हूँ 16 + 14 + 9 दैट विल बी इक्वल टू 39। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट 3। नेक्स्ट 3 कौन से? 7 17, मैं इसको रब कर देता हूँ ऊपर वाले को, ये आ जाता है 7 + 17 + 5 दैट विल बी इक्वल टू 29।
ठीक है। अब अगर देखें तो नेक्स्ट 3 तो बचते नहीं, ये तो 2 ही बचे, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि हमने ग्रुप 3 के ही बनाने हैं। एंड लास्ट कॉलम में क्या करेंगे, फर्स्ट 2 को छोड़ के नेक्स्ट 3, फर्स्ट 2 को छोड़ दिया और नेक्स्ट 3 हो गया 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब भी आप इस तरीके से करोगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट आपने ये लॉजिक याद रखना है। तो फर्स्ट 2 छोड़ देंगे, मतलब ये वाले छोड़ देंगे, तो नेक्स्ट 3 कौन से हुए, ये हुए। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। नेक्स्ट 3 कौन से हुए, इसके सामने लिखूंगा 8 + 12 + 16, ये हो गया 20। 20 और 16 कितने होते हैं, 36, ठीक है। अब मैंने ये ले लिए, अब नेक्स्ट 3 कौन से, ये वाले, तो मैं इनको रब कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं। 14 + 9 + 7, अगर मैं इसको ऐड करूंगा 14 + 9 + 7 दैट विल बी इक्वल टू 30। तो अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट 3 ले लूंगा। नेक्स्ट 3 कौन से हैं, 17 + 5 + 3, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो ये आ जाता है 25। तो नेक्स्ट 3 तो बचते ही नहीं, समझ गई बात। तो नेक्स्ट 3 तो हमारे पास बचते ही नहीं, वो तो एक ही बचता है, तो इसको लीव कर देंगे। तो अब इस ग्रुपिंग मेथड में जो हर एक कॉलम में सबसे बड़ा जो नंबर है, यहाँ पे देखा जाए तो सबसे बड़ा है 17। मैं उसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ा है मान लो 30, यहाँ पे सबसे बड़ा है 28, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में, फोर्थ कॉलम में सबसे बड़ा है 42, नेक्स्ट कॉलम में 39 और यहाँ पे सबसे बड़ा है 36। तो इस टेबल को हम ग्रुपिंग टेबल कहते हैं क्योंकि हमने ग्रुप्स बनाए हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट टेबल आ जाता है एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल में हमने टिक मार्क या क्रॉस मार्क करना होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक्स लिए हुए हैं सारे के सारे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कॉलम्स लिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले देखा जाए तो फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ा कौन सा था, मैंने हाईलाइट किया है 17, ये वाला 17। 17 के सामने कौन सा नंबर है, 9। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कॉलम में, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये वाला, इसमें मैंने इसके सामने 9 के आगे, इसके सामने एक टिक लगा देना है, ठीक है। मतलब कॉलम फर्स्ट है, कॉलम फर्स्ट, और ये जो एक्स है ये 9, समझ के बाद टिक लगा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम में सबसे बड़ा कौन सा है, 30। 30 किसको मिला के बनाए, 30 बनाए 16 एंड 14 को मिला के, और ये जो 16 है 14 है, इसके सामने क्या है, 5 और 6 की वैल्यूज। तो मैं क्या करूंगा, 5 और 6 की वैल्यूज कर लूंगा। तो सेकंड कॉलम के आगे मैं क्या करूंगा, 5 के आगे भी टिक मार्क कर दूंगा और 6 के आगे भी टिक मार्क कर दूंगा। थर्ड कॉलम में क्या है सबसे बड़ा, थर्ड कॉलम में सबसे बड़ा 28, ये जो है 28, ठीक है। 28 किसको मिला के बना, 12 एंड 16। तो 12 एंड 16 के सामने वैल्यू कौन सी है, 4 एंड 5। तो थर्ड कॉलम में मैं 4 एंड 5 के सामने टिक मार्क लगाऊंगा। तो थर्ड कॉलम क्या हो गया, ये वाला हो गया थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के आगे 4 के आगे भी टिक लगेगा और 5 के आगे भी टिक लगेगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं आ जाऊंगा फोर्थ कॉलम में। फोर्थ कॉलम में सबसे बड़ा कौन सा है, मैंने हाईलाइट किया 42, ठीक है ना। 42 किसको मिला के बनाए, 12 16 एंड 14। तो यहां देखा जाए 12 16 एंड 14, इनके सामने कौन सी आइटम्स है, 4 5 एंड 6। तो अगेन मैं इनके पास जाऊंगा और फोर्थ कॉलम में 4 5 एंड 6 इन तीनों पे टिक्स लगा दूंगा। फिर मैं जाता हूँ फिफ्थ कॉलम में। फिफ्थ कॉलम में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कौन सा है, 39। 39 कैसे आया, 16 14 एंड 9, ठीक है। 16 14 एंड 9, तो ये वाले बने ना, 16 14 एंड 9, इनके सामने क्या है, 5 6 7। तो अब मैं टिक मार्क करूंगा 5 6 7 पे। तो 5 5 पे टिक मार्क करूंगा, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में मैं आऊंगा, अब सिक्स कॉलम में ये है 36, जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 36, ठीक है। 36 किसको मिला के बना, 8 12 एंड 16। तो मैं यहाँ रब कर देता हूँ और यहाँ पे 8 12 एंड 16 के सामने कौन सा है, 3 4 एंड 5। तो इन के सामने मैं 3 के सामने भी एक टिक लगा देता हूँ, 4 के सामने भी एंड 5 के सामने भी। अब वक्त आ गया कि हम इसका टोटल कर लें। तो फर्स्ट कॉलम का अगर टोटल करते हैं तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो डैश लगा दिए, यहाँ पे भी डैश। यहाँ पे कितने टिक्स हैं, 1। यहाँ पे कितने टिक्स हैं, 3। यहाँ पे कितने टिक्स हैं, 5। यहाँ पे कितने टिक्स हैं, 3 अगेन। यहाँ पे कितने टिक हैं, 1। यहाँ पे डैश 1 डैश डैश डैश। हाईएस्ट टिक्स किसके आगे आ रहे हैं, हाईएस्ट टिक्स आ रहे हैं 5 के आगे, ठीक है। तो हमारा मोड क्या हुआ, हमारा मोड हुआ 5, समझ की बात। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि मोड विल बी इक्वल टू, जिसके सामने हाईएस्ट टिक्स आ रहे हैं, तो मोड कितना हो गया, मोड हो गया 5। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है आपको और ये इंपॉर्टेंट भी है, समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में किस तरीके से निकाला जाता है, एक बार मैं आपको बताऊंगा।
और उसके साथ-साथ आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपने निकालना है। तो कंटीन्यूअस सीरीज़ में 2 मेथड्स हैं, एक तो है इंस्पेक्शन मेथड, एक है ग्रुपिंग मेथड, ठीक है? तो सबसे पहले इंस्पेक्शन मेथड, इसका फॉर्मूला है Z, कैपिटल Z मतलब मोड, मोड इज़ इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, I होता है क्लास डिफरेंस। अब इसको फॉर्मूले में कैसे डालना है, वो आपको पूरा का पूरा करके बताऊँगा। अब देखो क्वेश्चन है मान लो ये वाला, ठीक है? एग्जाम्पल दिया हुआ है फाइंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, क्लास इंटरवल दिए 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40 एंड 40 टू 50 एंड फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। सबसे पहले हमें देखना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो भी है उसको ले लेना है F1, और जो उसके सामने ये जो नंबर आएगा, जो क्लास इंटरवल आएगी, ये बन जाएगा L1, उसके ऊपर वाला नंबर बन जाएगा F0, नीचे वाला बन जाएगा F2। मान लो ये F0 होता तो F2 0 ले लेते, समझ गए बात, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है। और अगर ये हाईएस्ट होता तो अगर ये F1 होता उसके ऊपर वाला 0 कुछ भी नहीं है तो F0 को 0 ले लेते, समझ गए बात। और I क्या होगा, I होगा इस क्लास का डिफरेंस, मतलब 10 टू 20 20 टू 30 के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 है। तो अब मैं आपको फॉर्मूला पुट करके बता देता हूँ। L1 की जगह हम डालेंगे 20 प्लस F1 कितना हो गया, ये नंबर 10 माइनस F0 ऊपर वाला नंबर 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1, F1 कितना है 10 माइनस F0 ऊपर वाला 2, ठीक है, माइनस F2, F2 कौन सा है नीचे वाला 3 इंटू I क्या होता है क्लास डिफरेंस, इस क्लास का डिफरेंस कितना है 10। तो ये बहुत सिंपल है, ये आ गया 10, ये आ गया 80 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 20, 20 में से 5 निकाले, 20 में से अगर 5 निकालते हैं तो ये 15 बचता है। आप इसको डिवाइड करके 20 में प्लस करो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो एलसीएम भी निकाल सकते हो। अब ये तो था सिंपल इंस्पेक्शन मेथड। अब अगर आपको कहें कि इंस्पेक्शन मेथड से नहीं करना, ग्रुपिंग मेथड से करना है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपको हमेशा ग्रुपिंग मेथड से करना है। ये छोटा मेथड टीचर्स नहीं देंगे, छोटा मेथड के लिए थोड़ा ना लॉन्ग क्वेश्चन आपको देंगे, समझ गई बात। अब ग्रुपिंग मेथड में मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, एग्जाम्पल फाइंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। एज दी हुई है, एज दी हुई है 20 टू 25 से शुरू होती है और 55 टू 60 तक जाती है, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये मैंने, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल में लिखे हुए हैं ये मैंने वर्टिकल में लिख दिए हैं इस तरीके से, और कॉलन बना दिया है। अब जैसा लॉजिक मैंने ग्रुपिंग मेथड में अप्लाई किया था, इसके अंदर, इसके अंदर डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हूबहू वही लॉजिक लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को देंगे। नेक्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू, तो दो के पेयर बनाओ भाई। ये पहले दो के पेयर हो गए, ये हो गया 5 प्लस 7, ये पेयर बनाया या ग्रुप बनाया, ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टू के पेयर बनाएंगे। नेक्स्ट टू के पेयर क्या बने, 8 प्लस 18, तो जब इनका पेयर बनाया 8 प्लस 18 कितना होता है 26। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टू का पेयर बनाएंगे। नेक्स्ट टू कितना है 25 प्लस 12, दैट विल बी इक्वल टू 37। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट टू का पेयर बनाएंगे, मतलब दो दो के पेयर बनाने हैं। तो ये हो गया 7 प्लस 5, दैट विल बी इक्वल टू 12। तो ये पेयर बन गए। अब मैं इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि जब मैं दूसरे पेयर बना रहा हूँ तो कंफ्यूजन ना हो। तो नेक्स्ट कॉलम में क्या करते हैं, पहला छोड़ के अगले दो मतलब फर्स्ट आइटम को लीव कर दिया, नेक्स्ट टू के पेयर बनाते हैं। तो हमने 5 को लीव कर दिया, नेक्स्ट टू कौन से बने, 7 प्लस 8, तो मैं इनके सामने ही लिख दूंगा 7 प्लस 8, दैट विल बी इक्वल टू 15। नेक्स्ट टू के पेयर कौन से बने, 18 प्लस 25, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 18 प्लस 25, दैट विल बी इक्वल टू 43। तो मैं नेक्स्ट टू के पेयर बनाऊंगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 7, 12 प्लस 7 कितना हो गया 19। तो ये पेयर बन गया ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, और रब करने के बाद मैं फोर्थ कॉलम जो है बनाता हूँ। फोर्थ कॉलम में मैं क्या करूंगा, तीन तीन के पेयर बनाऊंगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 डॉट, मतलब पहले तीन अगले तीन अगले तीन। तो इसमें हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट थ्री क्या है, ये वाले 5 प्लस 7 प्लस 8, दैट विल बी इक्वल टू 12 एंड 8 दैट विल बी इक्वल टू 20। नेक्स्ट थ्री अगर मैं देखूं तो ये वाले हैं, ये हो गए 18 प्लस 25 प्लस 12, दैट विल बी इक्वल टू 55, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो तीन पेयर तो बनते ही नहीं है, दो रहते हैं, तो हमें छोड़ना पड़ेगा इसको, समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है बोल बोल के गला बैठ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट छोड़ के नेक्स्ट थ्री। कल मेरे को किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि भाई ये तो हर वीडियो में बोलते रहते हैं, बोल बोल के गला बैठ गया, बोल बोल के गला बैठ गया, ये ज्यादा ही मतलब पोजेसिव है इस बात को लेके। तो क्या करें, काम करना है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना।
जो बेसिकली जो लोग कुछ करते नहीं वही कमेंट करते हैं नेगेटिव, जो करते हैं उन्हें पता है कि कोई भी काम करने में काफ़ी रुकावटें आती हैं, मगर उन रुकावटों को ओवरकम करके ही हम कोई काम कर पाते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट छोड़ के नेक्स्ट थ्री, ठीक है? तो फर्स्ट छोड़ दिया हमने, यहाँ से नेक्स्ट थ्री ये वाले हो गए, और यहाँ से हम इनके एकदम सामने सामने लिखेंगे 7 प्लस 8 प्लस 18, ये हमने बना लिया ग्रुप। तो 7 प्लस 8 प्लस 18 दैट विल बी इक्वल टू 33। तो नेक्स्ट थ्री जब मैं करूँगा ये वाले थ्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस 12 प्लस 7। अगर मैं इनको ऐड ऑन करता हूँ, इनको ऐड ऑन करता हूँ, तो ये आ जाता है 25 प्लस 12 प्लस 7 दैट विल बी इक्वल टू 44। और अगर आप देखें तो ये तो एक ही बचा है, मगर मुझे ग्रुप तो 3 के बनाने हैं, तो 3 के ग्रुप इसमें नहीं बन पाएंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, लास्ट कॉलम पे आ जाऊंगा, सिक्स्थ कॉलम पे, और इसमें मुझे पहले 2 छोड़ने हैं और बाकी 3-3 के पेयर बनाने हैं। फर्स्ट 2 आपको लीव करने पड़ेंगे, नेक्स्ट 3 होगा। फर्स्ट 2 हमने लीव कर दिए, ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो नेक्स्ट 3 कौन से बचे, ये वाले। तो नेक्स्ट 3 क्या है, 8 प्लस 18 प्लस 25। 8 प्लस 18 प्लस 25 करता हूँ तो आ जाता है 51। नेक्स्ट 3 करता हूँ तो ये वाले आ जाते हैं, जो कि है 12 प्लस 7 प्लस 5। इसको ऐड करेंगे हम तो ये आ जाएगा 24। अब ये सारा काम हमने कर लिया ग्राउंड लेवल का। अब ग्रुपिंग मेथड हो गया, एनालिसिस मेथड आसान ही होता है। अब हम क्या करेंगे, जो हर एक कॉलम में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम हाईलाइट कर देंगे। फर्स्ट कॉलम में है 25, नेक्स्ट कॉलम में है 37, नेक्स्ट कॉलम में अगर देखें तो है 43, फोर्थ कॉलम में देखें तो 55, यहाँ पे आ गया 54, ये आ गया 51। तो हमने इन नंबरों को हाईलाइट कर दिया है। अब हम चलते हैं ग्रुपिंग मेथड को छोड़ के एनालिसिस टेबल पे। तो एनालिसिस टेबल भी हमारे लिए बहुत आसान होने वाला है। हमने क्या किया, क्लास इंटरवल इस साइड लिखते हैं और कॉलम्स इस साइड लिखते हैं। आप उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ा कौन सा है, 25। 25 के सामने कौन सी क्लास आ रही है, 40 to 45। तो मैं 40 to 45 में फर्स्ट कॉलम के आगे 40 to 45 में एक टिक लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने 40 to 45 के आगे एक टिक लगा दिया। कई बुक्स में क्रॉस से भी दिया होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में आ जाता है 37। 37 किसको ऐड करके बना, 37 बना 25 और 12 को ऐड करके, इन्हीं को ऐड करके बना ना। तो 25 और 12 के सामने अगर हम देखते हैं तो ये दो आ जाती हैं क्लासेस। कौन सी आ गई, हमारी आ गई दो क्लासेस, जो कि हैं 40 to 45 एंड 45 to 50। तो मैं यहाँ फिर से सेकंड कॉलम के सामने 40 to 45 एंड 45 to 50 के आगे भी एक टिक लगा रहा हूँ। थर्ड कॉलम में मैं देखता हूँ तो थर्ड कॉलम में जो 43 है वो किसको ऐड करके बना, 18 एंड 25। 18 एंड 25 के सामने देखें तो ये आ रहा है 35 to 40 एंड 40 to 45। तो मैं क्या करूंगा, 35 to 40 एंड 40 to 45 पे टिक मार्क कर दूंगा। तो ये आ गया 35 to 40 एंड 40 to 45। अब चलते हैं फोर्थ कॉलम पे, ठीक है। फोर्थ कॉलम में सबसे बड़ा कौन सा है, 55। 55 किसको मिला के बना, 18, 25 एंड 12। तो अगर आप देखो यहाँ पे 18, 25 एंड 12 मतलब 35 से लेकर 45 to 50 तक हमने तीनों के तीनों जगह टिक मार देने हैं। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ 35 to 40, 40 to 45 एंड 45 to 50। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ कॉलम पे। फिफ्थ कॉलम में सबसे बड़ा कौन सा है, 44। तो मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, 44 किसको मिला के बना, 25, 12 एंड 7। तो 25, 12 एंड 7 के सामने देखें तो ये आ रहा है ना, 40 to 45 से लेकर 45 to 50 एंड 50 to 55 तक। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं 40 to 45 के आगे एक टिक लगा लूंगा, यही था ना 40 to 45, फिर 45 to 50 एंड ये एक और टिक लगा दिया 50 to 55। नेक्स्ट कॉलम में मैं आ जाता हूँ सिक्स्थ कॉलम में, पहले इसको रब कर देता हूँ। सिक्स्थ कॉलम में हमारे पास है 51, ये आ जाता है 8, 18 एंड 25। तो 8, 18 एंड 25 के सामने 30 to 35, 35 to 40 एंड 40 to 45 है। तो हमने शुरू होना है 30 to 35, ठीक है, और ये तीनों के तीनों। अब हम टोटल करते हैं तो इस कॉलम में कोई नहीं है, इस कॉलम में भी कोई नहीं है, इस कॉलम में 1 आ गया, इस कॉलम में 3 आ गए, इसमें हमारे 6 के 6 ही आ गए, और इसमें 3 आ गए, इसमें 1 आ गया, इसमें डैश। अब ध्यान से देखना इस चीज को, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा टिक्स किस में, सबसे ज्यादा टिक्स हैं 40 to 45 में। तो डिस्क्रीट सीरीज में तो हम डायरेक्टली कह देते थे कि जिसमें सबसे ज्यादा टिक्स हैं वही हमारा जो है वो हो गया मोड, मगर इसमें तो कंटिन्यूस सीरीज है, तो कंटिन्यूस सीरीज में
फॉर्मूला याद है ना आपको, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। मोड क्या है, मोड है यहाँ पे L1 प्लस F1 माइनस F0, ठीक है। F1 माइनस F0 माइनस 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। हम क्या करेंगे, एक बार करने के बाद यहाँ पे मोड लिख लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। मोड लिख लिया। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो हाईएस्ट क्या है, 45, 40 टू 45। तो ये जो 40 टू 45 है, 40 टू 45, ये वाला 40 टू 45 ये हाईएस्ट है। इसमें हम इस नंबर को ले लेंगे F1, ठीक है। इस नंबर को ले लेंगे F2 और इस नंबर को ले लेंगे F0 और इसके सामने वाला ये हो जाएगा L1। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 40 टू 45 के सामने वाला है 25, तो L1 कितना है 40। तो मैं यहाँ लिखता हूँ L1 कितना है 40 प्लस F1 कितना है हमारा 25 माइनस F0 कितना है ऊपर वाला 18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1। F1 कितना है हमारा 25 माइनस F0 कितना है, F0 है हमारा 18, मैं यहाँ जूम करके लिख लेता हूँ 18 माइनस F2 कितना है हमारा 12 इंटू आई डिफरेंस कितना है 5 का है, तो यहाँ 5 लिख लेते हैं। फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 40 प्लस ये हो गया 7 इंटू 5 35, ठीक है। 35 डिवाइडेड बाई ये हो गया 50 में से 30 निकाले 20, इसको सॉल्व करके 40 में प्लस कर दो, जो आंसर आया मोड। आपका मोड इसी के बीच में लाई करना चाहिए, 40 टू 45 के बीच में, ठीक है। अगर नहीं लाई करता उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला है, वो मैंने डिफरेंट वीडियो में करवाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड आ जाता है ग्राफिक मेथड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को तो ये नहीं पता कि भाई मोड ग्राफिक मेथड से भी निकल सकता है। तो चलिए आज ग्राफिक मेथड आपको करवाता हूँ। फाइंड मोड यूजिंग द ग्राफिक मेथड, और क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, एंड फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है 5, 10, 15, 20, 12 एंड 10। तो ये सारी की सारी आपको जो है फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आपको बार डायग्राम आना चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है इनके बार्स बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 0 टू 10 के आगे कितना है, 0 टू 10 के आगे है 5। तो मैं इस तरीके से बना लेता हूँ बार, मैंने ये बना लिया बार 5, ठीक है। अब मेरे पास स्केल नहीं है तो आप उस हिसाब से देख लेना, आपको स्केल से ही ये करना पड़ेगा। तो मैंने फर्स्ट बना लिया। नेक्स्ट क्या है, 10 टू 20 कितना है 10। तो मैं यहाँ से सीधी लाइन लेके जाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि इसका चेंज करूँ, रुको 2 मिनट, टेम्पलेट चेंज करता हूँ और ये लेके आता हूँ, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मेरे लिए कंफर्टेबल बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ से लेके गया यहाँ तक, यहाँ से लेके गया यहाँ तक, और यहाँ से लेके गया मैं यहाँ तक। तो मैंने 0 टू 10 के आगे तो 5 बना लिया। नेक्स्ट के आगे मुझे क्या करना है, 10 टू 20 के आगे, 10 टू 20 के आगे मुझे 10 बनाना है। तो मैं यहाँ 10 तक ले गया, यहाँ पे भी 10 तक ले गया और यहाँ तक ले गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या करना है, मुझे 15 बनाना है, ठीक है। मुझे 15 बनाना है, ये वाला। और 20 टू 30 के आगे 15 तकरीबन यहाँ तक बन जाएगा, ठीक है। ये ऐसे बन जाएगा। अगर हम देखें तो बार्स क्या होते हैं, जो मिले हुए होते हैं, ठीक है ना। ये बार डायग्राम, ये हिस्टोग्राम है, सॉरी मैं बार डायग्राम बार बार बोल रहा हूँ, मुझे हिस्टोग्राम कहना चाहिए था। ये हिस्टोग्राम है और बार डायग्राम होते हैं जिनमें बार्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये वाला 30 टू 40 20, 30 टू 40 20 होता है। तो ये मैंने एक नंबर और एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पे मैं 30 टू 40 के लिए 20 लेके जा रहा हूँ। ये सीधी लाइन मैंने खींची और यहाँ से मैंने एक सीधी लाइन और खींची, ठीक है। तो ये मेरा हिस्टोग्राम जो है बन रहा है। और 40 टू 50 के आगे कितना है 12, तो 12 नंबर यहाँ कहीं होगा ना इसके ऊपर। तो मैं यहाँ इसके ऊपर लगा के ऐसे करके ये सीधी लाइन खींच देता हूँ मैं, ऐसे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 50 टू 60 10। तो 50 टू 60 मुझे 10 बनाना है, तो 10 तो इससे नीचे ही होगा, ठीक है ना। तो मुझे दूसरी लाइन तो बनानी नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये ऊपर वाली और ये वाली बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे मेन चीज आ जाती है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हिस्टोग्राम बनाने के लिए ये जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है, मैं क्या करूंगा, इसके ये 2 पॉइंट्स है, मान लो मैं इसको ले लेता हूँ ए, इस पॉइंट को ले लेता हूँ बी। अगर मैं ए और बी पॉइंट को ले रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, ये जो बी पॉइंट है इसको दूसरा जो है कोना उसके साथ मिलाना है, दूसरे जो इससे पहले वाला जो हिस्टोग्राम का पहले वाला बार बना है उसके साथ मिलाना है। और ये जो ए है इसको मुझे मिलाना है जो इसके नेक्स्ट जो बार मतलब हिस्टोग्राम का बार है उसके साथ, ठीक है। अब जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं,
मान लो ए बी सी पॉइंट पे, मान लो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उस पॉइंट को अगर मैं डॉटेड लाइन से नीचे तक ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वो जो निकलेगा वो मोड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता नहीं पा रहा क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है नंबर। अगर ग्राफ होता और प्रॉपर डायग्राम होता, मैं ग्राफ के नीचे बना देता। तो जहाँ पे जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, ये वाला इसको इसके साथ मिला देना है, और ये जो दूसरे वाला पॉइंट है उसको दूसरे साथ, जहां पे भी ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको नीचे तक मिला देना है, तो जो नंबर आएगा वो हमें मोड मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से मोड को निकालना है। मैं पेज का टेम्पलेट फिर से चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब रह गया इस टॉपिक में मोड के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, वो खत्म करते हैं, फिर ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा मोड का। तो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मोड? The main merits of mode are: number one, simplicity. बहुत आसान है निकालना। Mode has been mode has the advantage of simplicity. It is easy to understand and calculate. निकालना बहुत आसान है। Sometimes it can be found out by merely inspection. सिर्फ inspection से पता लग जाता है कि ये सबसे ज्यादा बार तो ये आ रहा है, यही मोड है। तो निकालना कभी कभी आसान होता है। However, calculation of mode by grouping method is somewhat cumbersome. तो सिंपल वर्ड्स में अगर ग्रुपिंग मेथड आ गया तो थोड़ा बहुत खज्जल खुआरी है, आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, बट अगर इंस्पेक्शन मेथड से आता है तो देख के ही पता लग जाता है कि मोड क्या होगा। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी सिंपल इन केस ऑफ इंस्पेक्शन मेथड। नेक्स्ट आ जाता है अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। मोड में कोई भी वैल्यू आ जाए, बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा हाई वैल्यू, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? क्योंकि मोड तो क्या है, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही मोड है ना। चाहे सबसे स्मॉल वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ जाए तो वही वो मोड बन जाएगी। समझ गई बात? मोड इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीमली लार्ज एंड और स्मॉल आइटम्स ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ आइटम्स पे डिपेंड करता है ना, कि किसका नंबर ऑफ आइटम ज्यादा है। जो आइटम सबसे ज्यादा बार अगर करती है वही मोड बन जाता है। नेक्स्ट है ग्राफिक डिटर्मिनेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, द वैल्यू ऑफ मोड कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। मैं बीच में मेरे मुंह से निकल गया था बार डायग्राम। अब बार डायग्राम को पकड़ के आप मुझे ट्रोल मत करने लग जाना, वो कभी कभी स्पीड में निकल जाता है। तो हिस्टोग्राम के थ्रू हम निकाल सकते हैं, अच्छे से ग्राफिकल मेथड के थ्रू मोड निकाल सकते हैं। नो नीड ऑफ कंप्लीट डाटा। अगर हमें एक भी नंबर मिसिंग हो तो हमें मुश्किल हो जाता है निकालना। क्या मुश्किल हो जाता है निकालना? अरिथमेटिक मीन, सिंपल मीन निकालना काफी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। मगर यहाँ पे एक आधा आइटम नहीं भी होएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ की बात? मोड कैन बी कैलकुलेटेड इवन इफ ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज आर नॉट नोन। अगर आपको सीरीज में सारी आइटम्स के बारे में नहीं भी पता, फिर भी आप मोड निकाल सकते हो। सारी मतलब सारी आइटम्स में से एक आधी आइटम नहीं पता तो भी निकाल सकते हो। इन मेनी केसेस इट इज इनफ टू नो द वैल्यू ऑफ आइटम with the highest frequency for determination of the model value। मॉडल मतलब मोड वैल्यू, ठीक है। मोड को मॉडल सीरीज भी, मॉडल भी कह देते हैं। तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भाई ये आइटम है जो सबसे ज्यादा बार अकर करती है, बाकी आइटमें हमें पता हो नहीं पता हो कोई चक्कर नहीं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। मोड इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द सीरीज इन मेनी केसेस बिकॉज it is the value which occurs the maximum number of times in the series। काफी केसेस में, अब यहाँ सिर्फ मोस्ट ऑफ द केसेस लिखा है, ऑल केसेस में नहीं लिखा। अगर देखा जाए तो वो आइटम जो सबसे ज्यादा बार अकर करती है उसको मोड कहते हैं, और मोड क्योंकि सबसे ज्यादा बार अकर कर रही है तो वही आइटम रिप्रेजेंट कर सकती है पूरी की पूरी सीरीज को, ठीक है। अब मोड की खामियां क्या है, डीमेरिट्स क्या है, वो डिस्कस करते हैं। पेपर में जिस हिसाब से लिखना है मैंने उस हिसाब से लिखा हुआ है। मेन डीमेरिट्स ऑफ मोड आर एज अंडर या आर एज फॉलोज। नंबर वन, indeterminate। The value of mode may not always be determined। The mode cannot be determined in case of bimodal and multimodal distribution। मोड को पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है जब बायमॉडल सीरीज आती है। बायमॉडल सीरीज मतलब जिसमें दो मोड हो, या फिर मल्टी मॉडल सीरीज दो से ज्यादा मोड हो, तो काफी ज्यादा हमारे लिए मुश्किलात आ जाती हैं, क्योंकि फार्मूला वगैरह ऊपर नीचे हो जाता है, फार्मूला चेंज हो जाता है। उस केस में 3 मीडियन माइनस 2 मीन हो जाता है, जो बायमॉडल सीरीज होती है, ठीक है। वो भी मैंने ग्रेजुएशन लेवल पे बताया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको वो वीडियो भी दे दूंगा। नेक्स्ट आ जाता है नॉट टू ट्रू रिप्रेजेंटेशन, भी लिख सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव भी लिख सकते हो। द वैल्यू ऑफ मोड इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज, hence it is not a true representative of the series। सारी वैल्यूज पे तो डिपेंड करती नहीं, इसकी वैल्यू सिर्फ एक ही वैल्यू पे करती है जो सबसे ज्यादा बार अकर करती है। नेक्स्ट आ जाता है अनसर्टेनिटी। इट इज नॉट a rigidly defined measure। It is most unstable average since different formula for calculating mode give different values।
आप देखें अगर इंस्पेक्शन मेथड से निकालेंगे तो कभी-कभी इंस्पेक्शन मेथड से अलग आंसर आता है और जो दूसरा मेथड है ग्रुपिंग मेथड है उससे अलग आंसर आता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ग्रुपिंग मेथड और ये जो इंस्पेक्शन मेथड है उससे सेम आंसर आए। कभी-कभी आंसर अलग-अलग आ जाते हैं इसीलिए इसमें अनसर्टेनिटी बनी रहती है। नेक्स्ट आ जाता है नॉट कैपेबल ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। मोड की फर्दर एप्लीकेशन बहुत कम है। जो मीन है सिंपल मीन, अरिथमेटिक मीन जिसको कहते हैं, उसकी जो मैथमेटिकल या अलजेब्रिक एप्लीकेशंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है? It is not capable of algebraic treatment. For example, from the mode of two series of data, we cannot calculate the combined mode of the series. जैसे मीन में combined मीन निकाल लेते हैं, इसमें मोड में combined मोड नहीं निकालते और फर्दर एप्लीकेशंस इसकी बहुत कम है एज कम्पेयर टू अरिथमेटिक मीन। तो ये कुछ इसके डीमेरिट्स थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी जिसमें मैंने मोड क्या होता है वो बताया, मीनिंग, डेफिनेशन, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में मैंने बताया कि किस तरीके से आप जो है इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड से निकाल सकते हैं। फिर मैंने कंटिन्यूस सीरीज में भी इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड करवाया। फिर मैंने ग्राफिक मेथड कराया, फिर इसके मेरिट डीमेरिट लिखे। तो ये टॉपिक अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तब भी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।